हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम देने वाले या कोई भी एग्जाम देने वाले अधिकतर बच्चे जो हैं, छात्र जितने भी हैं, एक ही तरह की बुक पढ़ते हैं। आप देखेंगे उनका बुक भी सेम है, उनको सबको सिलेबस भी पता है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबको पता होता है। लेकिन फिर क्या रीज़न हो जाता है, जो कुछ का सिलेक्शन होता है और बाकी बच जाते हैं। देखिए, आप देखेंगे अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की हो या कोई बच्चा जो थोड़ा भी तैयारी किया हुआ है, आप देखेंगे कि उसका 65 से 75 नंबर आ रहा है। अगर कट ऑफ 95 से ऊपर है, तो आप देखेंगे 65 से 75 नंबर उसका आराम से आ जा रहा है। आप भी अब अभी थोड़ी भी पढ़ाई किए हैं और एक टेस्ट से लगाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपका 65 नंबर या 75 नंबर के आस-पास इस रेंज में हमेशा आएगा, हमेशा कोई भी टेस्ट लगा लीजिए। लेकिन हमको 95 से ऊपर जाना है, तो इस गैप को कैसे भरेंगे? आज इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो है दिमाग खुल सके और आपको मालूम चल सके कि पढ़ने के बावजूद भी किसी का नहीं होता है और किसी का कम पढ़ने के बावजूद भी हो जाता है। तो उस रीज़न को हमको पकड़ना है कि क्यों हो जाता है। देखिए, अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आप अक्सर लड़का का अगर 95 के आस-पास कट ऑफ है, तो अक्सर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका कट ऑफ इस 85 से 95 के बीच में रहेगा और उससे भी ज़्यादा मैं बात करूँ तो 90 के ऊपर ही रहेगा, इस लाइन में करेगा। और थोड़े कम सीरियस बच्चे हैं, तो उनका 85 से नीचे रहेगा। लेकिन जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका 85 के आस-पास आप देखेंगे कट ऑफ रहेगा और इस रेंज में बहुत सारा बच्चा अभी भी जब प्रीलिम्स होगा, तो आप देखिएगा इस रेंज में बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा इस रेंज में रहेगा। अगर 95 कट ऑफ ज़्यादा है, तब मैं बात कर रहा हूँ। 5 नंबर कम कर दीजिए, लगभग 50,000 उस बीच में आ जाएगा लड़का, सिर्फ 5 नंबर इधर-उधर होने से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटेलिजेंट गेस कैसे करें, ताकि इस गैप को हम लोग जो है 75 से 95 के डिफरेंस को भरा जा सके। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए? बेसिक नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए कि आपको आइडिया हो, कॉमन सेंस हो। फिर अंडरस्टैंडिंग हो किसकी? तो पैटर्न की, कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है और कैसे ऑप्शन तैयार किया जाता है। वो कब होगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और थोड़े बहुत लक की भी ज़रूरत है, जहाँ 50-50 हो। इस वीडियो में हम लोग लक की बात नहीं करेंगे, हम लोग प्योर जो है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। हल्का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, आपका दिमाग बस खुला होना चाहिए। लक की बात किसी और वीडियो में हम लोग करेंगे कि कैसे अगर 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो कैसे हम लोग वहाँ टिक करना है। देखिए, अगर 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को देखें, तो उसे मनाया जाता है कि अब तक का सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स था। क्यों टफ था? क्योंकि उसमें पैटर्न चेंज हुआ था। पैटर्न चेंज 2 तरह से हुआ था। एक तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है, जो प्रश्नों की प्रकृति थी, उसमें जो है उसको टफ किया गया था और ऑप्शंस को उसको कॉम्प्लेक्स किया गया था। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं था 1, 2, 3, 4 के और एक मिलान वाला था, मैच करने वाला था। तो इस तरह का ऑप्शन जब दिया जाता है, तो प्रश्न टफ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ऑप्शन कॉम्प्लेक्स होता है, वो प्रश्न करना और भी आसान हो जाता है। आपको मैं वीडियो से दिखाऊँगा कि कैसे होता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना है और प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठाना है। टेस्ट सीरीज़ नहीं उठाना, टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ वाले को प्रश्न बनाने के लिए वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो रियल पेपर बनाने वाले के पास है। तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठाएँगे और जो मैं टेक्निक बताऊँगा, उसे आप अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को आप आराम से देखें। जस्ट वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ, बस आपको उसको वॉच करना है और उसको जाके किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर पे अप्लाई करना है। अब चलिए, अब प्रश्नों पर देखते हैं कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे। जो कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी लग, कैसे हम कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे ताकि मेरा प्रश्न सही हो जाए। अब यूएई के रियासती राज्य हैं, किसी को पता नहीं होगा। बहुत अगर वो पॉलिटिकल नॉलेज उसको होगा तो उसको पता होगा, बाकी नहीं पता होगा। इसमें देखिए 7 राज्य हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात का 7 जो है राज्य है, अमीरात है और उसी को मिला के यूनाइटेड अरब अमीरात बना हुआ है। तो अबू धाबी पता है, दुबई पता है, शारजाह पता है, बाकी पता नहीं है, छोड़ दीजिए, हमको नहीं पता है। आगे ऑप्शन देखिए, दुबई, शारजाह, अजमान पता नहीं, जिद्दा, जिद्दा कहाँ से आ गया? कुवैत तो पता है, कुवैत एक अलग जो है देश है, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसी तरह जब इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ रियाद है। अरे सऊदी अरब की राजधानी रियाद कहाँ से आ गया यूएई में? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आइए आगे, यहाँ भी कुवैत है, बहरीन है, कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर ए सही। आपको पता था, ये सब नहीं पता था, लेकिन आपने सही किया। तो कॉमन सेंस बस अप्लाई करना है। आगे आइए, इसमें पूछा गया हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? आपको जब थोड़ा सी नॉलेज होगा तो आपको पता है ये सब दादागिरी कम करना है कौन करता है? यूएसए। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की बात करें तो ये सब शांत जो है कंट्री है, ये सब कचरे में पड़ता नहीं है। रसिया पड़ता है, रसिया पहले का दादा था, लेकिन अब इसकी दादागिरी खत्म हो चुकी है। आपको पता है कि इंडिया का ये साथ दे सकता है, तो हो सकता है आप इसे भी कंसीडर करें। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी कम्युनिस्ट राज्य है, तो ये भी चाइना का साथ देता है। तो चाइना और इंडिया जो है दोनों का दोस्त है, तो ये इससे कर नहीं सकता है और ये चाइना का दुश्मन है। अभी चाइना नया दादा बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है इसका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चलता है।
तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हमारा भी दुश्मन चाइना है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए। तो इस तरह से थोड़ा-सा अप्लाई करना है दिमाग। क्या हो सकता है? देखिए डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि बिल्कुल आप पढ़े और वो आ गया, उस तरह नहीं आने वाला है। अब ये देखिए कितना बड़ा ऑप्शन, कितना बड़ा, एक तो मिलाना है, ऊपर से इसको ऑप्शन को सही करना है। चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त। विशाखदत्त को पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो ये नाटककार हैं। अगर डी का 3 नंबर आपको पता है, तो ये है और किसी में नहीं है। आखिर देखिए, उस पे पता नहीं है, चरक का तो हम तो सबको पता है। चरक चिकित्सा के लिए है, सही। बाकी आपको नहीं पता है ब्रह्मगुप्त क्या है, वराहमिहिर क्या है, कोई लेना-देना नहीं है। आप वो पकड़िए जो आपको आता है। कम से कम इसमें अगर जैसे ये तो बहुत आसान कर दिया था। अक्सर ये होता है कि आप ऑप्शन में 2 मिलेगा और एक और आपको पकड़ना पड़ेगा इसमें कौन हो सकता है। आप अगर नहीं हो सकता है तो छाँटने की कोशिश कीजिए। अगर बेसिक नॉलेज है आपका आराम से होगा। आगे देखिए, क्या है? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है? बांका जिले में है। अगर आपने थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज है आपके पास, थोड़ी-सी पढ़ाई की हो, तो आपको पता हो कि ये तो बांका जिले में नहीं है। ये कहाँ है? ये भागलपुर जिले में है। स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। अब गोपाल क्या कि धर्मपाल क्या, मुझे नहीं पता। किसने किया था मुझे नहीं पता। वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला-फूला। मुझे क्या पता क्या फला-फूला, नहीं पता है। अब क्या है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, तो ये मुझे सही लग रहा है और ये गलत लग रहा है। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन जो है 1 नंबर, 1 नंबर किसमें है? बी और सी में है, लेकिन यहाँ 1 के साथ 4 दिया है, 4 तो सही ही है, तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बस निकल गया, मुझे ये दोनों पता ही नहीं था, ना जानना था मुझे। बस जहाँ कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है, वहाँ आराम से आपका बिना कुछ पढ़े भी बनेगा। अब इसमें देखिए कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। क्या है इसमें कि यह लुप्तप्राय है। आपको पता है कि गंगेटिक डॉल्फिन मतलब गंगा में मिलने वाला डॉल्फिन जो है, तो लुप्तप्राय जीव है। लुप्तप्राय जीव का मतलब है कि इंडेंजर्ड है। ऐसे आपको आईयूसीएन का लिस्ट के बारे में थोड़ा भी पता होगा, तो उसमें कई कैटेगरी होता है, इंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। तो मतलब इसका संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए ये विलुप्तप्राय है। और यहाँ देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे, तो इसमें क्या लिखा है कि कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है, मतलब ब्लाइंड होता है। और ब्लाइंड होता है इसलिए इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। आपको नहीं लग रहा है ये दोनों ऑप्शन जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है? और लास्ट अगर पढ़ेंगे तो यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो यहाँ आपको बेसिक नॉलेज है, आपको राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, पक्षी कौन है, इसमें तो पता होना चाहिए इतना कि फूल कौन है, फल कौन है, तो ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान क्या है, गीत क्या है। तो इतना अगर नॉलेज है, ये नॉलेज है, और ये दोनों आपको पता है कि देखिए ये दोनों ऑप्शन पढ़ने से लग रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो देने का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ से उपयुक्त सभी, तो देखिए जब भी आपको उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है ना, तो अगर आप किसी को नहीं छाँट पा रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं छाँटना है, अगर पढ़ रहे हैं और बेसिक दिमाग लगा रहे हैं, कॉमन सेंस लगा रहे हैं और नहीं छाँट पा रहे हैं, तो आपको उपयुक्त सभी के साथ जाना है। अक्सर ये सही होता है, जहाँ उपयुक्त सही होता है। अब आगे देखिए, पूछा गया है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएँ क्या हैं? अब इसका जो है कैटेगरी दिया गया है कि आदिम लक्षणों के संकेत होते हैं। अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी है, उसका क्या क्या उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन क्या है उसका, रिक्वायर्ड क्या? अब देखिए इसमें आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन और भौगोलिक अभाव। आपको इसमें लग रहा है कि आप कोई भी छाँट सकते हैं, इसका अलग कल्चर होता है, ये सबके साथ घुलता मिलता नहीं है, भौगोलिक पिछड़ापन तो है ही, तो इसका मतलब ऑप्शन डी। जहाँ उपयुक्त सभी हैं यहाँ चले जाइए, अगर नहीं छाँट पा रहे हैं एक नज़र में तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। फिर इसी तरह अब किसमें क्या पूछा गया है कि 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी कौन कौन सी तकनीकें। कोई भी अगर टेक्नोलॉजी है तो वो क्या क्या कर सकता है किसी को नहीं पता है। अभी हो सकता है 2 काम कर सकता हो, बाद में अगले साल कुछ और से भी निकल गया, कुछ और एक्सपेरिमेंट हो गया, कुछ और इनोवेशन हो गया। तो अगर जहाँ भी ये पूछा जाए कि कोई भी आपका मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी है और उसका क्या क्या यूज हो सकता है, तो वो बहुत सारा यूज हो सकता है, उसका कोई एक यूज नहीं हो सकता है। यहाँ ऑल ऑफ द अबव करता है। और यूपीएससी का ये इस तरह का फेवरेट जो है ऑप्शन होता है। इसी तरह देखिए, पूछा गया कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। वैश्वीकरण तो अच्छी चीज़ है, इसलिए भारत 1991 में जो है अपना एलपीजी रिफॉर्म किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो अच्छी चीज़ है, तो इससे वस्तुओं और सेवा का व्यापार बढ़ा है, सही बात है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रवाह जो है वो बढ़ा है। और क्या है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। और देखिए निर्यात में वृद्धि, भारत जो है आपको पता है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही लो है भारत में, तो इतना बड़ा देश है, तो इसको आयात तो बहुत सारा चीज़ों का चाहिए। और अगर हम कुछ उपजा भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, तो ये इतना बड़ा देश है कि इसी में खप जाएगा।
अगर हम किसी चीज़ का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हैं, तो आप देखेंगे कि हम उसके 1 नंबर या 2 नंबर के उपभोक्ता भी हैं, कंज़्यूमर भी उसके हैं। तो इसका मतलब है कि आयात हमको ज़्यादा करना पड़ता है। आयात में वृद्धि से अधिक है निर्यात, जो कि ये ऑप्शन गलत लग रहा है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन गलत, ये सत्य नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन-सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, रस, नींबू का रस। अब जहाँ देखिए संतरे का रस है, नींबू का रस है। इस दोनों में रस भाई रस में क्या अंतर है? नींबू का हो, संतरा का हो, रस-रस होता है। उसमें कुचालक थोड़ी दिखता है कि संतरा का रस है कि नींबू का रस है। तो ये दोनों तो आप समझ गए कि ये दोनों तो कुचालक हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन को हम नहीं छाँट सकते हैं। नमकीन पानी है, इसमें क्या दिक्कत होगी नमकीन पानी में? पानी नमकीन हो या मीठा हो, तो अगर डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटी गया तो वो जो है सुचालक बन जाता है। तो इसका मतलब है इसमें सब सुचालक है, कोई कुचालक नहीं है। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक। तो ऐसा और सेल जो बैटरी होता है, तो ऐसा सेल है जिसमें कि फोटो मतलब लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। इसका मतलब यही हुआ जैसे ई व्हीकल है। अब ई व्हीकल है ऐसा व्हीकल जो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल चलता है। तो इसी तरह फोटो जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बात खत्म। पहला ही ऑप्शन है। और इस तरह देखिए, अगर दो ऑप्शन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जहाँ एक दूसरे का अपोजिट दो ऑप्शन आया, तो आप समझ लीजिए इसी दोनों में से कोई है। इसी दोनों में से कोई है। अगर आपको नहीं पता था, आपको ये जानना है कि इसी दोनों में से कोई है, और आपको 50-50 जब आ जाए तो आपको चांस ले लेना है। वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलने आ रहा है, लेकिन जो आपको नहीं पता चले ना, उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ 2 स्टेटमेंट दिया है और एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब है कि इसी दोनों में से कोई एक मेरा आंसर है। आगे देखिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी में जो है जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको इतना तो नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज होगा कि चैट जीपीटी वैसा होता है जो कि अगर हम कुछ पूछें तो वो आंसर दे देता है, जो अभी नया इनोवेशन हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब है कि आंसर दे देता है, तो इसका मतलब ट्रेंड होगा, उसको पहले से बताया गया होगा, कुछ फिट गया होगा उसमें, तब तो है। अभी सब कुछ पढ़िए। ऑप्शन पैरोविक, ये क्या है? पार्टीशंस टेबल, पेगबोर्ड टेस्ट, आपको लग रहा है पढ़ने में? यहाँ क्या है? प्री ट्रेंड, मतलब उसको पहले से ट्रेंड किया गया है, इसलिए मेरा आंसर दे पा रहा है। तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इसका आंसर होता है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जो आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देता है। अब तो सबका चैट चैट जीपीटी से होता है, और चैट जीपीटी से नोट इतना अच्छा बनता है कि आप समझ नहीं सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने यूज किया हो तो आपको पता होगा। आपके फ़ोन में चैट जीपीटी होना ही चाहिए, विकिपीडिया और चैट जीपीटी 2 चीज़। अब देखिए, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव पढ़े, आगे पढ़े कि हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक ज़ेनॉन। अब ज़ेनॉन का क्या एक्स देखिए, आप ये सकते हैं ज़ेनॉन, आपको लग रहा होगा। अब हेज मोनेटाइजिंग, ये जेनो करेंसी, हर मैजेस्टी एक्सप्लोसिव। अब हर मैजेस्टी महारानी को एक्सप्लोसिव कैसे कर सकते हैं भाई? ये सब ऑप्शन पढ़ने से लग रहा है नहीं होगा। अब यहाँ 2 है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और हाई डेंसिटी क्या है? मोनोएटॉमिक ज़ेनॉन। अब इसका देखिए, आपको एचएमएक्स ये लग रहा है आरडीएक्स टाइप से, तो ज़ेनॉन जो है यहाँ आपको फँसाने के लिए दिया है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इसका आंसर। तो ऐसे ही जब भी कोई पूछा जाए, मतलब फुल फॉर्म पूछा जाए, तो उसको पढ़िए और उसको अप्लाई कीजिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपको पढ़ते-पढ़ते लगेगा कि यार क्या पूछ रहा है? हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक होगा हाई डेंसिटी, क्या मतलब है? यहाँ थोड़ा-सा उसके आस-पास अगर दिमाग अप्लाई कीजिएगा, जैसे एचएमएक्स है, आरडीएक्स है, सुना-सुना लग रहा है। आरडीएक्स में भी तो एक्स में एक्सप्लोसिव होता है, तो फिर एचएमएक्स में कैसे होने लगा? तो ये थोड़ा-सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया पहले भी कि मुझे अगर नहीं भी कुछ आ रहा है तो उपयुक्त में से सभी मार देना है, और इसका आंसर भी यही होगा। अब देखिए, यहाँ इसमें 2 तरह से इसको बनाया जा सकता है। पार्टी का नाम दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, किस वर्ष ये कंस्टिट्यूट हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो आप अगर हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो आपको पता है ये आज़ादी का आंदोलन से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत पुरानी बात है। अब इससे निकला हुआ, अब देखिए कोई चीज़ है, जैसे एक पार्टी होती थी जनता दल, मान लो जनता दल पार्टी, इसी से क्या निकला कि जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। उससे पहले क्या निकला था? राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। फिर अगर कर्नाटक में देखेंगे तो इसी जनता दल का पार्ट है कि जनता दल सेकुलर, जो एच डी देवगौड़ा पार्टी है, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसी तरह यहाँ क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी, इसी से मार्क्सवादी निकला है, फिर मार्क्सवादी लेनिनवादी निकला है। मतलब ये पहले होगा और ये बाद में होगा। बहुजन समाज पार्टी, ये जो है मायावती जी की पार्टी है, तो ये तो मायावती जी नई नई अभी हैं,
उससे भी नई कौन है? तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। तो इसका मतलब यह हुआ, इस दोनों को छोड़ दीजिए, इस दोनों में तो आपको समझ में आ रहा है ये पहले होगा और ये बाद में होगा और ये सबसे पहले होगा अगर इस चारों में बात करें तो। तो ये कहाँ है? 1925 आज़ादी के पहले की बात है, सिर्फ यही है जो आज़ादी के पहले की बात है। तो बी का जो है आपको खोजना है 3 नंबर, बी का 3 कहाँ-कहाँ है? बी का 3 सिर्फ इसी में, सिर्फ इसी में। बाकी आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे इस दोनों को देख के कि ममता बनर्जी और जो है मायावती और ममता बनर्जी में कौन जो है यंग लीडर है और कौन ओल्ड लीडर है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको अप्लाई एक-एक ऑप्शन पे अगर नहीं आ रहा है, ये तो बहुत आसान था। अगर मान लीजिए और भी देता, बी का यहाँ भी 3 होता, तो आपको और अप्लाई करना पड़ता। तो आपको थोड़ा-सा आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपको दिमाग अप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए, पूछा है कि होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा, मार्ली मिंटो। जो आपको सबसे आसान लग रहा है वो देखिए। सूरत विभाजन तो पढ़ते-पढ़ते थक गए होंगे ना, कि 1907 में है। इसका मतलब है ये पहले होगा। मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो आपने कितनी बार पढ़ा होगा? 1909। दिख रहा है क्लोज है, एक दूसरे क्लोज है, मतलब पहले ये दूसरे ये। हमको आपको ख़्याल नहीं आ रहा, 1918 नहीं याद आ रहा है, होम रूल 1916 नहीं याद आ रहा है, हालांकि याद आना चाहिए, ये दोनों इतना बेसिक है, आना चाहिए, लेकिन नहीं याद आ रहा है। तो ये दोनों तो आपको पता है ना, ये दोनों पता है ना। तो देखिए, पहला 2 फर्स्ट, आपको इस तरह के प्रश्न में ना पहला एकदम देखना है कि शुरू किससे हो रहा है। शुरू होते ही ये दोनों ऑप्शन छट गया, अब बचा ये दोनों। तो 2 और 3, खेरा तो बहुत बात की चीज़ है। आपको नहीं लग रहा है यहाँ 1907 और यहाँ खेरा बहुत बात की चीज़ है? आपको एग्जैक्ट ईयर याद नहीं होगा, लेकिन अनुमान तो होगा ना। मार्ले मिंटो तो 1909 की चीज़ है, जस्ट उसके बाद, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। इस तरह के प्रश्न में ना कहीं आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कैसे सही किया था? मैंने कहा कि ये पूरा मैंने ऑप्शन जब मैं पढ़ा, तो मुझे यह एहसास हुआ कि यार बतख मियाँ कहीं न कहीं ना कहीं ऑड नेम है, और ऑड नेम जब इस तरह के प्रश्न को अगर किसी बुक में नहीं दिया गया है, इसका मतलब किसी न किसी डॉक्यूमेंट से ये उठाया गया है, किसी न किसी पुराने डॉक्यूमेंट से उठाया गया है, कहीं इसका ज़िक्र मिला होगा। बस मैंने ये सोच के इसे सही मार दिया था और मेरा ये सही हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को आपको 2 तरह से बनाना है। इस तरह के प्रश्न को पीवीआईक्यू में भी पूछा गया है, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगर आप वो पढ़ के जाते तो बना देते। और जो मैंने बताया कि आपको अगर कोई ऑप्शन लग रहा है और कोई नाम लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है, तो आप उसे मारिए, सही होता है वो अक्सर। ठीक इसी तरह ये भी देखिए, पूछा गया है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्टिमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई पढ़ के जाएंगे तो 10 मार्क्स तो आपका ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। अभी दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने वाले फाइबर का नाम क्या है? केवलर। कितनी बार पूछा जाएगा, कितनी बार पूछा गया होगा? डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना का खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। प्रीवियस ईयर। ये पूछते पूछते शर्मा गया होगा कि उसके पास प्रश्न नहीं बन रहा है साइंस में। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह से स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल हुआ तो उसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग हो। ये भी प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर तो करके ही जाना है। 10 नंबर ये आपका ऐसे ही बढ़ाएगा। देखिए नेक्स्ट, इसको मैंने कैसे सही किया था? सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा कि इकाई संरक्षण के संबंधित, मतलब किससे संबंधित है? मतलब लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध किससे? सिंपल है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिस्बन आपको इतना पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज कि ये पुर्तगाल की राजधानी है। तो पुर्तगाल जो है नॉर्थ अटलांटिक के बगल में है, मेडिटेरियन नॉर्थ अटलांटिक के बगल में। इतना आपको पता है तो आपका सही हो जाएगा। ये सब क्या करेगा? जब भी आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ जनसंख्या ऐसे भी कम है और वो लोग जो है अपना पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत होता है, तो वायु प्रदूषण का वहाँ कोई का चांस है नहीं। ये एशिया का ही और अफ्रीका का ही ये दिक्कत है। ये सब फिर पर्वत, पर्वत पठार पठार का कोई बात है ही नहीं। अब महासागर और मीठे ग्लेशियर यहाँ से होता है। मीठे पानी का ग्लेशियर क्या मतलब है यहाँ? थोड़ा सा हमको लगा कि ये बस ऑप्शन ना बनाने के लिए दे दिए क्या है। हमको लगा कि जब लिस्बन है तो लिस्बन तो नॉर्थ अटलांटिक के पास है, तो ये लोग कुछ किया होगा तो अपने बचाव के लिए कुछ कर रहा होगा, वहाँ कुछ ऐसा मीटिंग हुआ होगा। मतलब अगर नेपाल में मीटिंग रखा जा रहा है तो इसका मतलब ज़रूर है कि ये जो है पर्वत पठार से कुछ जो है माउंटेन से संबंधित होगा, पर्वत पठार से संबंधित होगा। ये महासागर से संबंधित नहीं हो सकता है। नेपाल का क्या लेना देना, इसको कोई चीज़ से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह बस लिस्बन को मैंने मार्क किया कि कहाँ है ये, आगे पुर्तगाल की राजधानी है। इसका मतलब है कि ये महासागर से संबंधित ही कोई ना कोई मीटिंग किया होगा और उसी में कुछ डिक्लेरेशन किया गया होगा। ठीक, अब आइए, अब इन 4 बीमारी के बारे में आपको पता नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, कितना हम लोग याद करेंगे। लेकिन इतना पता है कि इंसोम्निया बहुत कॉमन चीज़ है कि जिसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया। तो नींद का विकार मतलब 2 का ये तो पता है कि
यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ है, मतलब 1 नंबर भी गलत हो गया, 2 नंबर और 1 नंबर दोनों गलत है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कूट का सही प्रयोग मतलब सही उत्तर कौन सा है? तो सही उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 1-2 तो पहले गलत हो चुका है। अब 1 और 2 ये भी गलत है। अब जब 1-2 गलत हो गए, 2 तो पहले ही गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब 3-4 बचा। देख रहे हैं आंसर? ये गलत हो गया, ये दोनों पहले गलत हो चुका है, उपयुक्त में सभी हो नहीं सकता है। अच्छा, आपको सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पैटर्न पकड़ना है कि कैसे होता है। अब ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल जो है एजुकेशन दिया जा सकता है? 12th में तो अभी भी दिया जाता है, 10th में तो अभी भी आप बदल सकते हैं, जब जिस स्ट्रीम में जाना है। अब इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप कभी वोकेशनल कोर्स या कोई भी कोर्स तभी शुरू करेंगे ना जब एक क्लास खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। मतलब आप स्कूल खत्म हो रहा है, कॉलेज खत्म हो रहा है, प्राइमरी खत्म हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। तो यहाँ देखिए प्राइमरी खत्म हो रहा है, 5 में प्राइमरी खत्म होता है, छठा से मिडिल स्कूल शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये थोड़ा अप्लाई करना है, दिमाग पे जोर डालना है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तब। अब ये देखिए जीभ के स्वाद नहीं है। अब जीभ के बारे में अगर आपको नॉलेज है, स्वाद कलिकाओं के बारे में नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ये दिख रहा है मसालेदार। मसालेदार एक प्रकृति है, ये स्वाद नहीं हो सकता है ना कि जीभ का स्वाद नहीं है मसालेदार, उसमें स्वाद कलिकाएँ नहीं है, कम मसालेदार है, ज़्यादा मसालेदार है, इस तरह का मसालेदार जो है प्रकृति। तो ये आप 4 नंबर ये तो गलत है, मतलब इसका कुछ क्या पूछ रहा है, जीभ के स्वाद नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है, मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसमें और इसमें है। 1 नंबर देखिए मीठा तो होता ही है यार, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब है 4 और 7, 7 में क्या है? तीखा, तो मसालेदार और तीखा नहीं होता है जीभ के स्वाद का लिखा। अब यहाँ देखिए G20 सदस्य प्रतिनिधि करते हैं वैश्विक जीडीपी का 85%, लेकिन वैश्विक व्यापार ट्रेड का 50%। दिख रहा है कितना अंतर है? अगर कोई भी देश 80-85% मान लीजिए इसको देश ही मानते हैं, 85% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, तो वो 50% ट्रेड करता होगा, मतलब 35% ट्रेड फिर कौन करता है? 15% जीडीपी वाला बाकी 50% ट्रेड करेगा। दिख रहा है? इसका मतलब है कि ये गलत है। ये दोनों ऑप्शन में दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या है, तो ये पहले स्टेटमेंट को जो है सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये दोनों सही है, तो 1 और 3 जहाँ भी होगा वो सही होगा। आगे आइए, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई 2022 में, एग्जाम 2023 में हो रहा है और 2022 का ऑप्शन दिया, ये गलत। अगले साल इतना बिहार फास्ट है कि प्रदूषण मुक्त बना देगा, कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण मुक्त बना देगा बिहार। तो फिर ये बेगूसराय में क्या हो रहा है जो सबसे प्रदूषित जगह है? इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। इतना क्लोज दिया है 2030, मतलब इतना बस 5-6 साल बाद, 6 साल बाद आप प्रदूषण मुक्त कर दीजिएगा बिहार को, मतलब है लंबा। अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो उसका लक्ष्य रख दीजिए लंबा कि 70 साल बाद करेंगे। 70 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा, और वो ऐसे ही है। अगर कुछ काम करना है तो उसका लक्ष्य नज़दीक रखिए, और कुछ काम नहीं करना है तो उसका लक्ष्य दूर रख दीजिए, काम नहीं होता है। 2047 ये ऑप्शन में ये गलती ये हो गया कि 2040 के बदले 2047 ये दे दिया। तो ये हो सकता है कि अभी ये दूर की कौड़ी है, प्रदूषण मुक्त होना तो बहुत दूर की कौड़ी है, पहले रास्ता तो गड्ढा मुक्त हो जाए, प्रदूषण मुक्त बाद में हो लेंगे। आगे आइए, ऑप्शन में देखिए कि आप मान लीजिए इसमें ये पूछा गया है कि मान लीजिए ये दूध है, इसमें आप शक्कर डाल रहे हैं, तो ये सॉल्वेंट है और शक्कर सॉल्यूट है, तो ये तो मिलके क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो अब जो कंसंट्रेशन होगा ये दोनों के मिला के होगा ना। अब आप मान लीजिए क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन हुआ, ये अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल गया तो वो हो गया सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि अब जो गाढ़ा पतला जो भी होगा कंसंट्रेशन कम होगा ज़्यादा होगा, ये किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा, पूरे का होगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गया, इस सॉल्यूशन में आ गया। तो इसको दिमाग अप्लाई करना, ये अब कहीं आप किताब में खोज नहीं जाइएगा, ऑप्शन इस तरह से नहीं मिलेगा आपको इतना। हर जगह बोल रहे हैं दिमाग अप्लाई करना है। इसमें हल्का सा आपको मैप की नॉलेज होना चाहिए। घना कस्ट तट पर जो है कोस्ट पर सोने के समृद्ध प्रेशर जमाव पाए जाते हैं, और ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं। रिच प्रेशर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। अब जब इस तरह के अभिकथन और कारण वाले प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ जो है कारण को हटा के क्योंकि यहाँ आपको लगाना है, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि किसी समय ये प्रायद्वीप अटलांटिक तट के साथ साथ एक साथ संयुक्त थे। इसका मतलब है घाना कोस्ट यहाँ है और कह रहा है ब्राज़ील, मतलब यहाँ जो गोल्ड मिल रहा है इसका कुछ सिरा यहाँ भी है। आपको पता होगा ना कि जिगसॉ होता है एक मॉडल है, मतलब अगर पृथ्वी के सारे महाद्वीप को एक साथ अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं ये फिट होता दिखाई पड़ता है। ये आपने पढ़ा होगा अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में।
अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपको अगर इस दोनों को पढ़ेंगे और आपको नॉलेज है कि ब्राज़ील कहाँ है और घाना तट कहाँ है, तो इतना तो आपको नॉलेज है कि घाना तट यहाँ है और ब्राज़ील यहाँ है, यहाँ कहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास नॉलेज है हल्का मैप का, और इस दोनों को पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ये दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ गोल्ड है, गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, और यहाँ कहीं न कहीं गोल्ड मिलता है। तो इसका मतलब है ये दोनों कभी साथ में था। बस इतना ही कह रहा है। आगे देखिए, अब इस तरह के प्रश्न को नहीं पता है भाई, ये सब इतना 4 ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि व्हाइट हाउस जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है, आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। इतना तो पता है, और इसका नाम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है अमेरिका में व्हाइट हाउस और भी हाउस होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैपिटल हिल है वहाँ का, संसद जहाँ है वहाँ कैपिटल हिल है, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ये अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। व्हाइट हाउस पे हमला जो लादेन करना चाहता था, इसलिए करना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि तुम्हारे लोकतंत्र पर हमला कर सकते हैं हम, लेकिन नाकाम हो गया था, नहीं कर पाया था। तो इसका मतलब है ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। 2-4 जहाँ हो तो वहाँ हमको देखना है। 2-4 कहाँ है? यहाँ 2 है और यहाँ 2-3, 3 भी है, तो हो सकता है 3 भी सही हो, मुझे पता नहीं है। 2 और 4 सही। ये आप बताइए, ये इसलिए थोड़ी पूछा गया था आपसे कि आप जानते ही हो, ये पूछा गया था कि आपका नॉलेज तो है, आपके पास कुछ भी नॉलेज है कि हाँ, अमेरिका में है व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति वहाँ रहते हैं। बाकी आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है। ये व्हाइट हाउस है, ये नॉर्थ फेस है और ये साउथ की तरफ से है। अब ये देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा-सा आपको फैशन का, थोड़ा-सा बहुत भी फैशन का जो है नॉलेज होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। इसमें से आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी नाम अगर सुना है, जैसे एक बेरेट होता है, टोपी होता है, ये बहुत कॉमन है, जो आप देखते होंगे वो फैशन में आजकल सब पहनते भी दिखाता हूँ, बेरेट के साथ टोपी होता है। आर्मी टाइप से ही एक तरह से होता है। अगर नहीं तो ये एविएटर्स को पता होगा, जो गॉगल्स टाइप से होता है बड़ा, वो जो एविएटर्स जो बड़ा वाला चश्मा होता है, तो एक प्रकार का धूप चश्मा है, इसको गॉगल्स भी कहते हैं। तो ये देखिए एविएटर्स, अगर किसी भी दुकान में जाएँगे तो लिखा होता है एविएटर्स, मतलब अलग सेक्शन रखा रहता है। अगर लेंस कार्ट में जाइएगा तो एविएटर्स का अलग कैटेगरी बना होता है। तो ये चश्मा है, तो सी का 2 होता है, तो सी का 2। अब देखिए इसमें है और इसमें है, इस दोनों में है। अब यहाँ अगर बेल्ट पता है आपको, टोपी है, या ब्रॉग पता है कि पुरुषों का जूता है, कुछ तो एक पता होना चाहिए और एक्स्ट्रा आपको। मैंने कहा ना कि इन सारे ऑप्शन में आपको 2 पता होना चाहिए। अब बेरेट पता है, ए का मतलब 3 नंबर, ए का 3, ए का 3 कहाँ है? ए का 3 यहाँ है, तो मतलब ये ऑप्शन, ये देखिए, ये होता है बेरेट, ये बेरेट होता है और ये एविएटर्स होता है, ठीक? तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है, मतलब नॉलेज है, हल्का-सा बेसिक नॉलेज है, आपके अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे कि ऑल ऑफ द अबव जब पूछा जाता है तो लगभग वही सही होता है। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग है, पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया है, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा भी आपके पास लक साथ होना चाहिए। अगर आप 2 ऑप्शन में मार रहे हैं तो लक साथ होना चाहिए। अभी इसी ऑप्शन में देखिए, अगर आपको ये मिल गया कि एविएटर्स इसी दोनों में है और सही इसी दोनों में से कोई होना है, और आपको बाकी कुछ पता नहीं था, यहाँ आपको लक काम करेगा कि चलो इसमें मार दें या इसमें मार दें। लेकिन जहाँ भी आप 50% पर पहुँच जाएँ ना, तो वहाँ आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, ज़रूर आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।